भूकंप से तुर्की सीरिया में भीषण तबाही के बीच तुर्की में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। अब तक 4300 की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 13 फरवरी का बनारस आगमन। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव का करेंगी दर्शन और पूजन। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करेंगी बैठक। 10 फरवरी को पीएम मोदी का महाराष्ट्र यूपी का दौरा। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का करेंगे उद्घाटन। मुंबई में 2 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। अडानी मुद्दे पर संसद में आज फिर हंगामा। लोकसभा राज्यसभा 12 बजे तक स्थगित। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 10% चढ़े। भाजपा संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी जेपी नड्डा मौजूद। यूनियन बजट 2023 को दी बधाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई आज। याचिकाकर्ताओं ने ईदगाह के सर्वे की मांग को बताया अवैध। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। सीधे संसद का रुख कर लेते हैं जहां पर अडानी मसले को लेकर कार्यवाही शुरू है। सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 आइटम 24 की अनुदान मांगों की प्रस्तुति विस्तृत मांगों की हिंदी तथा अंग्रेजी की एक प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन राम मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of the House mentioned against my name at serial number 3 in the today's revised list of the business of Lok Sabha. Thank you. आइटम नंबर 4 श्री कृष्णपाल। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर। आइटम नंबर 5 साध्वी निरंजन ज्योति। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 6 संजीव कुमार बालियान। माननीय मंत्री जी को बताया करो कि वह सभा पटल पर रखना है। संजीव कुमार बालियान नो उपस्थित। अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर जो संजीव कुमार बालियान जी के नाम के आगे अंकित दस्तावेज है वो आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। थैंक यू। आइटम नंबर 7 श्री नित्यानंद राय। महोदय, मैं आप आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज पे रखता हूँ। आइटम नंबर 8 सुश्री शोभा कारंदजे। Sir, I lay the papers shown at serial number 8 of the revised list of business in the Lok Sabha for today on the table of the House. आइटम नंबर 9 श्री कैलाश चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख मद संख्या 9 पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 10 श्री ए नारायण स्वामी। Speaker sir, with your kind permission, I lay the papers on the table of the House as mentioned against my name or the serial number 10 of today's revised list of business, both Hindi and English revised version. आइटम नंबर 12 श्री ए नारायण स्वामी। With your kind permission, I lay the papers of the table of the House mentioned serial number 12 of the today's revised list of business against the name of my colleague Sushri Pratima Bhumika, Minister of State for Social Justice and Empowerment, sir. आइटम नंबर 11 श्री अजय कुमार। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 13 श्री डॉक्टर एल मुरुगन। Rise to lay on the table of the House the papers regarding Department of Information Broadcasting mentioned again my name at serial number 13 of today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 40 श्री निशित प्रमाणिक। माननीय मंत्री महोदय,
आप कोई भी माननीय मंत्री महोदय अगर सदन पटल पर पत्र रखने यहाँ उपस्थित नहीं है तो आप व्यवस्था की दृष्टि से हमें लिख के दे कि उसको ये उचित नहीं है। आइटम नंबर अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से क्रम संख्या 14 पर अंकित दस्तावेज जो नीतीश प्रमाणिक के नाम के आगे अंकित है, मैं आपके अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 15 श्री पर्वत भाई पटेल। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सन्मुख क्रम संख्या 15 पर यथा सूचीबद्ध जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की आगे की कार्रवाई के वक्तव्य के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 60 श्री जयंत कुमार राय। Honorable Speaker, sir, I rise to lay on the table the 366th, 367th, 368th, 369th, 367th, 370। तो अडानी के मसले को लेकर चाहे राज्यसभा की बात की जाए या लोकसभा की, दोनों ही हंगामे की भेंट चढ़ते नजर आए, क्योंकि ये मसला अब तूल पकड़ता जा रहा है और विपक्ष इसी को लेकर बैठा हुआ है। हल्द्वानी का रुख कर लेते हैं, जहां पर जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसको लेकर शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं लोकार्पण हेतु। तो हल्द्वानी में सीवरेज ट्रीटमेंट लगेगा। तो इस प्लांट का लोकार्पण करते हुए ये तस्वीरें भी आप हल्द्वानी से सीधी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। ये कार्यक्रम है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और वेस्ट प्लांट का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के सीएम। बढ़ते आगे बरेली का रुख कर लेते हैं। बरेली से बड़ी खबर मिल रही है। मारिया फ्रोजन स्लॉटर हाउस की सील खुली है। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देर शाम को ये सील खोली। 1 दिसंबर 2022 से बंद पड़ा था मारिया फ्रोजन स्लॉटर हाउस। बंदी के आदेश के बाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने प्रदूषण बोर्ड से मामले में पक्ष जानकर आदेश भी दिया। साथ ही फ्रोजन के एमडी आभार शकील कुरैशी ने आभार भी जताया। तो हाईकोर्ट और यूपी सरकार का एमडी ने आभार जताया। जानवर काटने के मामले में ये पूरा स्लॉटर हाउस में कार्रवाई की गई थी। 300 से ज्यादा जानवर काटने के मामले में ये कार्रवाई की गई थी। इसे एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर भी देखा जा रहा था। लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन से स्लॉटर हाउस बंद हुआ था और कैंट थाना क्षेत्र के मोहन पोठिरिया में स्लॉटर हाउस मारिया फ्रोजन को फिलहाल अब खोल दिया गया है। तो जिस तरीके से जानवरों को काटने का सिलसिला बढ़ रहा था, इसी को देखते हुए एक तरीके से यह ठोस कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब ओपन कर दिया गया है ये स्लॉटर हाउस। 1 दिसंबर से बंद था। 1 दिसंबर 2022 से बंदी के आदेश के बाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बरेली से संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं शानू। क्या जानकारी है इस संबंध में शानू? देखिए सोनी, बिल्कुल करीब 1.25 महीने से ज्यादा हो गया और
जो मारिया फ्रोजन बरेली का एक स्लॉटर हाउस है, इसको अब सील खुल चुकी है और करीब 1.25 महीने से ज्यादा समय के बाद से ये बंद चल रहा था। और देखिए ये करीब कार्रवाई दिसंबर में कार्रवाई हुई थी और ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई हुई थी। फिलहाल सबसे पहले शुरुआत प्रदूषण बोर्ड बरेली ने की थी और क्योंकि साफ तौर पर से उनके पास शिकायत आई थी कि मारिया फ्रोजन जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है जो जितने जानवरों की परमिशन है उससे ज्यादा कहीं अत्यधिक जानवरों को ये कटान कर रही है और उसका जो है ये जो मीट सप्लाई कर रही है। तो एक बड़े पैमाने पर ये कार्रवाई हुई थी और उसके बाद लगातार जो शकील कुरैशी एमडी हैं, इनके तमाम ठिकानों पर करीब 2 कोठियों पर की बात करें और 2 कार्यालयों पर बात करें तो वहां पर छापेमारी भी हुई थी। इनकम टैक्स की बात करें और ईडी की बात करें, करीब 4 से 6 दिन तक लगातार छापेमारी की गई थी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। फिलहाल प्रदूषण बोर्ड की तरफ से सील कर दिया गया था और यूपी सरकार ने भी इस पे एक्शन लिया था और तमाम तरीके के आदेश जारी कर दिए थे कि किसी भी प्रकार का अवैध कटान नहीं होगा। और देखिए जानवरों के जो जानवरों का कटान होता था और जानवरों का जो मीट सप्लाई होता था उस पर कहीं ना कहीं रोक लग गई थी, लेकिन जो बड़े एमडी शकील कुरैशी हैं उन्होंने फिर अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और करीब 1 महीना बीतने के बाद अब उनको कहीं ना कहीं राहत की सांस मिली है और हाईकोर्ट की तरफ से आदेश है कि इनका जो है प्रदूषण बोर्ड वाले जो विभाग है वो इसको तुरंत सील जो है खोल दिया जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल देखिए बरेली ही नहीं, उन्नाव की बात करें और भी कई जिलों की बात करें जहां पर स्लॉटर हाउस का बड़ा पर काम चल रहा था, वहां के स्लॉटर हाउस पर कार्रवाई हुई थी। लेकिन जो बरेली के शकील कुरैशी हैं, इनका एक नाम जो है चर्चा का विषय बना हुआ था क्योंकि एक बड़े समाज सेवी हैं और जिस तरीके जी साथ ही एमडी का रुख इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि अब देखा जाए तो अभी तक बंद पड़ा था, अब खोल दिया गया है, जो वहां पर लोग काम कर रहे थे उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई? बिल्कुल करीब बड़े पैमाने पर लोग काम करते हैं, 1000-2000 नहीं कई हजारों की तादाद में लोग जो परिवारजन थे वो लोग काम करते थे। पूरा परिवार उस कंपनी में काम करता था और ये पूरे कंपनी जो है थाना कैंट क्षेत्र के नकटिया मोनपुर ठिरिया इलाके में कंपनी बनी हुई है। लेकिन अब जिनका जो बेरोजगार छिना था उनको रोजगार दोबारा से मिल चुका है और कल देर की बात करें तो प्रदूषण बोर्ड ने ये खोल दिया है सील को और जो बिजली की लाइन कटी थी और पानी का कनेक्शन कटा था उसको भी दोबारा जोड़ दिया गया है। फिलहाल तमाम तरीके की जो कार्रवाई थी उन पर रोक लग चुकी है। अब आगे ही कार्रवाई जो विवेचना है वो हाई कोर्ट में चलेगी और लेकिन अब जो बेरोजगार लोग हुए थे जिनके परिवारों में चूल्हा जलना बंद हो गया था, उन पर कहीं ना कहीं उनको भी राहत की सांस मिली और एमडी शकील कुरैशी को भी राहत की सांस मिली। बिल्कुल शानू, देखा जाए एक लंबे अरसे से बंद पड़ा हुआ था, अब ओपन कर दिया गया है, खोल दिया गया है स्लॉटर हाउस को, तो क्या कुछ नियम और शर्तें भी हैं? देखिए सोनी, बिल्कुल पहले से ही जब ये स्लॉटर हाउस की शुरुआत हुई थी तो अब से नहीं काफी वर्षों से ये स्लॉटर हाउस चल रहा था और तमाम शर्तों के अनुसार ये स्लॉटर हाउस चल रहा था। हालांकि जिस तरीके से प्रदूषण बोर्ड ने कार्रवाई की थी तो तमाम शकील कुरैशी की टिप्पणियां आ रही थी कि किसी भी प्रकार की जो कार्रवाई की जा रही है बिल्कुल अवैध कार्रवाई है और किसी भी प्रकार का हम जो है 300 से ज्यादा जितनी हमें अनुमति मिली है उतने ही जानवरों का हम काट रहे हैं, उससे ज्यादा किसी प्रकार का मीट सप्लाई नहीं किया जा रहा है। लेकिन चीजें खुल करके तब सामने आई, हालांकि मीडिया से शकील कुरैशी बहुत दूर रहे, दूर तक वो बरेली देखने को नहीं मिले। जब इनकम टैक्स की छापेमारी हुई और ईडी की छापेमारी हुई तो वो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं पड़े। लेकिन अब जो है नियम शर्तों के अनुसार ही ये जो है कंपनी को चला सकेंगे। अगर अभी भी जो कंपनी है अगर वो शर्तों का पालन नहीं करती है तो फिर से अब हाई कोर्ट की तरफ से कार्रवाई हो जाएगी। जी शानू, एक अहम बात और कि अब स्लॉटर हाउस खुलने जा रहा है, एक दिन में क्या कोई ये तय है कि कितने जानवरों को काटा जाएगा? देखिए बिल्कुल दिन का शेड्यूल नहीं निकाला जाता है, लेकिन जिस तरीके की अनुमति दी है वो 300 जानवर एक साथ काट सकते हैं और उसको जो है मीट सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बड़े पैमाने पर जानवर काटना और शिकायतें होना, तमाम तरीके के जो लोग थे उन्होंने शिकायतें करी थी और तमाम तरीके का आरोप लगाए थे, लेकिन अब जो है उन आरोपों को निराधार हो गए हैं। और देखिए जो प्रदूषण बोर्ड है उन्होंने भी अपना हाईकोर्ट में पक्ष रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर शकील कुरैशी को और मारिया फ्रोजन को जो राहत मिली है हाईकोर्ट की तरफ से तो जाहिर सी बात है जो प्रदूषण बोर्ड की तरफ से पक्ष रखा गया होगा वो कहीं ना कहीं झूठा साबित हुआ होगा। इसी बिहाफ पर हाई कोर्ट ने इनको राहत दी है। तो कहीं ना कहीं जितने भी जो शकील कुरैशी पहले से ही कहते नजर आ रहे थे कि जितनी भी जो मेरे पर कार्रवाई की जा रही है, मेरी कंपनी पर कार्रवाई की जा रही है, पूरी तरीके से अवैध है और आज वो जब हाई कोर्ट का आदेश हो गया है तो आज वो सच साबित भी हो चुका है। शुक्रिया शानू इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कुल मिलाकर 300 से ज्यादा जानवर काटने के मामले में ये कार्रवाई
अगर इससे ज़्यादा काटे जाते हैं तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होगी। एक साल बाद अगर देखा जाए तो स्लॉटर हाउस खोला गया है और जो बेरोजगार हो गए थे इसके बंद होने के चलते अब उनको भी रोजगार मिलेगा। बढ़ते आगे, मथुरा से बड़ी खबर मिल रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई होगी। दिनेश शर्मा, पवन शास्त्री, अनिल की याचिका पर यह सुनवाई होगी। जितेंद्र विशेन, धर्मेंद्र गिरी की याचिका पर यह सुनवाई। बड़ी खबर, तो ईदगाह के सर्वे की मांग को दरअसल अवैध बताया गया था और इसी को लेकर याचिका दायर की गई थी और इसी याचिकाकर्ताओं की याचिका पर ही आज ये सुनवाई होगी। तो मुस्लिम पक्ष ने सुनवाई की मांग की। मेंटेनेबल, नॉन मेंटेनेबल और सुनवाई की मांग, इस पर आज क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में आज सुनवाई है और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता गिरधर पचौरी जुड़े हुए हैं। गिरधर, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वर्तमान में शाही ईदगाह मस्जिद और जन्मभूमि का मामला पूरे चरम पर चल रहा है। लगातार उस मामले में सुनवाई हो रही है। हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये पूरी 13.37 एकड़ जो जमीन है श्री कृष्ण जन्मभूमि की है। वहीं मुस्लिम पक्ष द्वारा लगातार इस मामले का विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि ये पूरा मामला जो है, जो बात बनाया जा रहा है, पूरी तरह से गलत है, इसको अवैध बताया जा रहा है उनके द्वारा। आज की अगर हम बात करते हैं तो सीनियर डिवीजन की अदालत में आज सुनवाई होनी है। 5 वादों पर सुनवाई होनी है, जिसमें कि हिंदू महासभा के दिनेश शर्मा के साथ आशुतोष पांडे और उसके साथ ही विपिन तिवारी वगैरह, इनके साथ में 5 लोगों के वादों पर आज सुनवाई है, जिसमें कि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है और ये पूरी जन्मभूमि की जमीन है, तो इसको हिंदू पक्ष को दिया जाए। इसके साथ ही ईदगाह के सर्वे की बात भी उन सभी के दावों में की गई है, जिस पर की आज सुनवाई होनी है। और इसके साथ ही लगातार मुस्लिम पक्ष जो है 7 रूल 11 का हवाला देते हुए पूरे मामले को गोपनीयता पर सवाल उठाते हुए इस मामले को अवैध बता रहा है कि उनके द्वारा ये बाल डाला गया है, यह पूरी तरह से गलत है। इस मामले में आज सुनवाई होनी है, लेकिन आज शोक संदेश पारित होने की वजह से बार में काम स्थगित कर दिया गया है, जिसकी वजह से आज इन पूरे मामलों पर सुनवाई नहीं हो पाएगी और लंच बाद का समय जो है न्यायालय ने तारीख देने का किया है। जी, तो अब ये देखना होगा कि आने वाली कौन सी तारीख होती है जिसमें इस पर सुनवाई की जाएगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कुल मिलाकर ये सुनवाई होनी थी क्योंकि जो कृष्ण जन्मभूमि है उसको जो मुस्लिम समाज है अवैध बता रहा है और इसी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब याचिकाकर्ताओं की याचिका पर ही सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई टलती हुई नजर आ रही है। अब लंच के बाद क्या कुछ तारीख निर्धारित की जाती है जिसके आधार पर आगे सुनवाई की जाएगी। खबरों का कानपुर देहात से बड़ी खबर मिल रही है। यूपी कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का वीडियो सामने आया है। राकेश सचान का एसडीएम की क्लास लगाते हुए ये वीडियो वायरल हुआ। एसडीएम नीलिमा यादव को फटकार लगाई गई। जनता दरबार में शिकायतें सुनने पहुंचे थे मंत्री। आपको बता दें, लापरवाही बरतने पर तहसील प्रशासन को ये फटकार लगाई गई है। अधिकारियों की कार्यशैली पर लगातार सवालिया निशान लग रहा था, जिसको देखते हुए ये फटकार वीडियो जमकर अब वायरल भी हो रहा है। यूपी कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का वीडियो वायरल हुआ, जहां पर जनता दरबार के दौरान दरअसल एक लापरवाही निकलकर सामने आई, जिसके चलते फटकार लगाई गई। आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, कानपुर देहात की ये तस्वीर। कैबिनेट मंत्री हैं राकेश सचान। नीचे दिन हो गया, मैं नहीं बोलता हूँ। आप कलेक्शन हो रहा था, हमने डीएम से बात की, भाई ये क्या हो रहा, बोले नहीं साहब मेरे यहाँ सारा कलेक्शन हो, बोले भैया 2 दिन हम तुमसे कहाँ करेंगे, आज ट्रैक्टर खड़ा है, पुलिस खड़ा करेगी, इसमें तो पूरा सिस्टम को हमें बात करनी होती। हमने कहा कि चलो यार, जैसे आप पहले सुनिए, अरे तरीका क्या ये तरीका होगा क्या? पूछ नहीं तो मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, आप देखिए, मैं नीचे कितने दिन हो गया, मैं नहीं बोलता हूँ। आप कलेक्शन हो रहा था, हमने डीएम से बात की, भाई ये क्या हो रहा, बोले नहीं साहब मेरे यहाँ सारा कलेक्शन हो, बोले भैया 2 दिन हम तुमसे कहाँ करेंगे, आज ट्रैक्टर खड़ा है,
पुलिस खड़ा करेगी, इसमें तो पूरा सिस्टम को हमें बात करनी होती। हमने कहा कि चलो यार जैसे आप मैडम पहले सुनिए, पहले सुनिए। अरे तरीका क्या ये तरीका होगा क्या? पूछ रहे तो मुझे बताना पड़ेगा। नहीं आप पहले चलो साथ रहिए। देखिए मैडम नीचे कितने दिन हो गया मैं नहीं बोलता हूँ। आप कलेक्शन हो रहा था, हमने एटीएम से बात की, भाई ये क्या हो रहा, बोले नहीं साहब मेरे यहाँ सारा कलेक्शन हो, बोले भैया 2 दिन हम तुमसे कहाँ करेंगे, आज ट्रैक्टर खड़ा है, पुलिस खड़ा करेगी, इसमें तो पूरा सिस्टम को हमें बात करनी होती। हमने कहा कि चलो यार जैसे आप मैडम पहले सुनिए, पहले सुनिए। अरे तरीका क्या ये तरीका होगा क्या? पूछ रहे तो मुझे बताना पड़ेगा। नहीं चलिए तो बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। बीजेपी का धरना प्रदर्शन जारी है। आप दफ्तर के बाहर बीजेपी पार्षद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। एमएलसी के चुनाव को लेकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन है। बड़ी खबर दिल्ली से, और प्रदर्शन और नारेबाजी आप दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं की। और सीधे रुख कर लेते हैं आप दफ्तर का, दिल्ली का रुख करते हैं। आप दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवेश जुड़े हुए हैं। प्रवेश, क्या कुछ नजर आ रहा है? प्रदर्शन की क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो बीजेपी किस तरीके से प्रदर्शन कर रही थी वो उग्र हो चुका है। बीजेपी पार्टी दफ्तर के करीब पहुंचना चाहती है, उसके अंदर जाना चाहती है ताकि वो ये कह सके आप केजरीवाल को अपनी आवाज सुना सके। देखिए तस्वीरें बोलती है, मैं अपने आप से तस्वीरें आपको दिखाने चाहता हूँ कि आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे किस प्रकार हंगामा हो रहा है। आप इस चीज का अंदाजा लगाइए। देखिए क्या, चलिए दोबारा से संपर्क। जी प्रवेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा लग सके कि बीजेपी का प्रदर्शन किस प्रकार उग्र हो चुका है, और आप ये देखेंगे तो अंदाजा लग सकेंगे कि बीजेपी किस प्रकार। चलिए प्रवेश, दोबारा से संपर्क करेंगे आपसे। दरअसल ये तस्वीरें सीधे दिल्ली से आप देख पा रहे हैं, जहां पर आप दफ्तर के बाहर बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी पार्षद हैं, उनका प्रदर्शन जारी है। एक तरफ बीजेपी बनाम आपको आप देख पा रहे हैं। हालांकि इस बीच तस्वीरों में प्रशासनिक अमला भी आपको नजर आ रहा है, जो विफल है एक तरीके से इस प्रदर्शन को रोक पाने में। तो लगातार एमएलसी चुनाव को लेकर यह हंगामे की तस्वीर, नारेबाजी, विरोध के स्वर तेज होते नजर आ रहे हैं। और पिछले कई दिनों से ऐसे ही प्रदर्शन जारी है। आप और बीजेपी के बीच घमासान देखा जा रहा है। आप दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी पार्षद प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अमला भी यहां पर मौजूद है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है। हमारे सहयोगी प्रवेश जुड़े हुए हैं। प्रवेश, क्या कुछ नजर आ रहा है? लगातार विरोध के स्वर तेज होते नजर आ रहे हैं। आप और बीजेपी के बीच तनाव की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। जी बिल्कुल, मैं भी आपको बता रहा था कि जो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा था वो उग्र प्रदर्शन में बदल चुका है। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आम आदमी पार्टी दफ्तर के ऑफिस में जाना चाहते हैं और केजरीवाल को अपनी बात सुनाने के लिए वहां पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। किसी भी तरीके की कोई भी अनहोनी ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी कमर कसी हुई है। पूरे फोर्स से बीएसएफ के जवान यहाँ पर मौजूद है। किसी भी कार्यकर्ता को बैरिकेडिंग तोड़कर इस ओर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिस कारण ये प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। प्रवेश, बीजेपी कार्यकर्ताओं से क्या आपने बात करने की कोशिश की? उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रदर्शन को लेकर? जी मेरी बात हुई है, लेकिन उनका सीधा आरोप जो है यही है कि दिल्ली की
कामकाज को रोका जा रहा है, मेयर नहीं छूटने दिया जा रहा है, जिस तरह से दिल्ली के काम हो रहे हैं, और ये सब आम आदमी पार्टी और स्वयं केजरीवाल जानबूझकर कर रहे हैं ताकि दिल्ली में मेयर ना चुना जा सके। जी, तो कुल मिलाकर एक प्रयास इस एमएलसी के चुनाव को रोकने का और आरोप बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर सवालों के घेरे में जो दिल्ली के सीएम है केजरीवाल। अब आप कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बीजेपी तो आरोप लगा रही है। प्रवेश आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रदर्शन की तस्वीर आप और बीजेपी के बीच एमएलसी चुनाव को लेकर ये घमासान मचा हुआ है और ये जो प्रदर्शन है वो उग्र होता नजर आ रहा है। आप दफ्तर के बाहर की ये तस्वीर है जहां पर आप और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ रहे हैं। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है, सीधे सीधे आरोप है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। प्रवेश शुक्रिया, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो घमासान तेज होता नजर आ रहा है एमएलसी चुनाव को लेकर, बीजेपी और आप आमने सामने हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।